नमस्कार दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू क्या है, या फिर हम लोग ये प्रोसेसर किसे कहते हैं, अगर ऐसे शब्द का जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो कैसे काम करता है और उसके इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों पे आज हम विस्तार से जिक्र करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सारे बच्चे इस वीडियो में कनेक्टेड रहें। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना है, माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड सवालों का जवाब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब है जो आज के सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। एक थोड़ा सा जानकारी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। जितने भी वीडियो मैंने बनाई है, टॉपिक वाइज मैंने बनाई है, सिस्टमेटिकल बनाई है, सारे वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट जनरेट कर दिया है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जाके, आपका कंप्यूटर नॉलेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाम का एक प्लेलिस्ट है जो अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और सारा वीडियो आपको सिस्टमेटिकल मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि वन बाय वन अगर आप वीडियोस देखते हो तो सारा इंफॉर्मेशन वो इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप सारे वीडियो को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेलिस्ट का नाम है कंप्यूटर नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे उस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो वो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, हमारा स्मार्टफोन, ये सारा माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। और इसमें जो प्रोसेसर लगा है, यानी कि इसमें ऑपरेशन करने के लिए जो यंत्र लगा है, उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जनरली इसे हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू दैट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, जहां पे मैंने बताया था कि दोस्तों अगर मैंने कंप्यूटर को बोला है कि भाई मुझे 2+2 जोड़ के दिखाओ, तो ये 2+2 जोड़ने का जो काम है, ठीक है, जैसे कि याद होगा आपको, मैंने बताया था 4 बेसिक काम कंप्यूटर क्या होते हैं। IPOS, आई यानी यूजर, जो काम करने के लिए कंप्यूटर को देता है, यानी इनपुट करता है। अब प्रोसेस, उस इनपुट के साथ ऑपरेशन जो होता है, तो वो ऑपरेशन जो है, यानी कि ऑपरेशन दैट मींस 2+2 जोड़ना, यही ऑपरेशन का काम है। वो कौन करता है, तो हमारा प्रोसेसर करता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी पे हम यहाँ पे पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर 2+2 मैंने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बोला, तो वो जोड़ेगा कौन, तो वो सीपीयू जोड़ेगा। जोड़ के जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे आउटपुट दे देगा, और हम चाहते हैं इसका स्टोर करना तो स्टोर कर भी सकते हैं। तो याद क्या रखना है दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि माइक्रो कंप्यूटर में लगा हुआ है, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ऑल आर सेम, आप सीपीयू को हो, माइक्रो प्रोसेसर को हो या प्रोसेसर को हो, ऑल आर सेम। पहला पॉइंट। दूसरा, परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आंसर आपका होगा कि सीपीयू ही है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक, इसलिए मैंने लिख भी दिया ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसी के एग्जाम में पूछा था कि कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में आया था कि कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं दोस्तों। तो अगर कंप्यूटर का दिल पूछा जाए तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहते हैं। ठीक है, एक संज्ञा दी गई है समझने के लिए, जानने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे जो दिल है वो मदरबोर्ड को कहा जाता है, और जो ब्रेन है यानी दिमाग जो है वो हमारा सीपीयू को कहा जाता है। ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे इस पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर मैंने अभी आपको बताया, एक जनरल सा मैंने फंक्शनिंग आपको बताया था कि आई होता है, पी होता है और ओ होता है, बाद में एस होता है। तो जनरली सीपीयू के अंदर ये 3 कंपोनेंट होता है। क्या क्या होता है, ALU होता है पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट CU होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा कंपोनेंट यानी कि MU होता है यानी कि मेमोरी यूनिट। याद रखिएगा, मेमोरी यूनिट दैट मीन्स यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, एज अ मेमोरी यूनिट यहाँ पे रजिस्टर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये हमारा एज अ रजिस्टर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बात को समझते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगर सीपीयू को आप तोड़ते हो, जैसे ये वाला सीपीयू मैंने आपको दिखाया, यही वाला सीपीयू हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, तो इस सीपीयू को अगर हम लोग इंटरनली अगर देखना चाहें, उसके इंस्ट्रक्शन को झांकना चाहें, तो हमें क्या मिलता है, तो उसके अंदर हमें मिलता है सबसे पहले ALU मिलता है।
ALU क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। दोस्तों मैंने कंप्यूटर को बोला कि 2 + 2 और -1 करना है, ऐसा कुछ मैंने काम करने के लिए बोल दिया इसको, ठीक है। तो ये 2 + 2, ये 2 + 2 जोड़ने का काम है, वो कौन करेगा, वो ALU करेगा। इसी के लिए इसका नाम हुआ अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये अर्थमेटिकल काम है ना, मैथ तो सब पढ़ते हो, ये प्लस माइनस करना क्या अर्थमेटिकल काम है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिकल यूनिट। दूसरा है लॉजिक। लॉजिक आप इवेंट की कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और, ये सारा काम भी कंप्यूटर करता है, इसीलिए लॉजिक यूनिट कहा गया है दोस्तों। तो सिंपल सा याद रखिएगा, ये जितना भी कैलकुलेशन वाला काम है वो कौन करता है, वो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों तरह का कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करेगा और लॉजिकल कैलकुलेशन भी ये करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, तो सर CU का क्या काम है? दोस्तों CU का क्या काम है, इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कहने का तात्पर्य यहां पे है कि ठीक है सर, मैंने जोड़ने का काम दे दिया, इधर से मैंने गाना सुनने का भी रिक्वेस्ट दे दिया, बहुत सारा काम उसको मैं देते जा रहा हूं, तो भाई एक अगर बहुत सारा आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, उसका दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हमको करना क्या है। आप पहले ये काम बोल रहे हो, फिर वो, मैं आपको जाऊं कि लो भाई एक रीजनिंग का सवाल बनाओ, फिर इधर से गया एक काम करो भाई, एक काम करो, लो मैथ का सवाल बनाओ, फिर गया लो GA का सवाल बनाओ, लो कंप्यूटर का सवाल बनाओ, ऐसा करके मैं देता जाऊं आपको, तो आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वहां एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल करता है कि नहीं भाई ये काम पहले हो, उसके बाद ये काम हो, ठीक है, पहले ये सिस्टम का आउटपुट जाएगा, फिर इस सिस्टम का आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, यानी कंट्रोलिंग पावर है, वो CU के पास है। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है सर MU क्या क्या काम है। तो दोस्तों MU का नाम ही है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कहने का मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दिया कैलकुलेट करने के लिए, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करता है, वो कुछ समय के लिए वो इंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं दिमाग में रखता है, यानी कि होल्ड करता है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो होल्डिंग होता है वो हमारा मेमोरी यूनिट में होता है। किस में होता है, होल्डिंग होता है। उदाहरण के तौर पे सर मैंने बोला 2 + 2 -1 दिया, तो पहले 2 + 2 जोड़ा होगा, ठीक है, तो ये जाके थोड़ा देर कहीं तो रुका होगा ना, ठीक है भाई, अगला काम तो माइनस वाला का है, तो ये कहाँ रुका होगा, तो वो रुका होगा MU में, यानी कि मेमोरी यूनिट में। समझ में आ गया। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो जब कैलकुलेशन होता है, जब उसके साथ ऑपरेशन होता है, जब वो प्रोसेस करता है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं उसको जरूरत, इतना सारा इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वहां पे, तो इतना सारा इंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा प्रोसेस के दौरान में, ठीक है। तो वो होल्ड कहाँ करता है, तो वो MU में करता है, यानी कि मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट में कौन सा एज अ मेमोरी यूनिट यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि CPU में कौन सा मेमोरी यूनिट इस्तेमाल होता है, तो रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। रजिस्टर का नेचर क्या है दोस्तों, तो रजिस्टर का जो नेचर है वो हमारा वॉलेटाइल नेचर है। ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये वॉलेटाइल होगा, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखिए इसकी क्षमता मात्र कुछ KBs में ही होती है, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करता, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। अरे चलने के दौरान थोड़ा बहुत जो चीज रखना है ना दिमाग में, वही ये स्टोर करता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या है, कुछ KBs में ही होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, या इसलिए तो थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में विस्तार से बढ़ाया है, इसलिए मैं बताता हूँ कि पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। कंप्लीट संग्रह आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। बहुत मेहनत से इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को तैयार किया हूँ, तो हर बच्चा इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। कंप्यूटर नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपको अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि CPU के अंदर ALU होता है जिसका काम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम है। CU जो कंट्रोल यूनिट का काम करता है, इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर किया जाता है वो मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट के फॉर्म में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है रजिस्टर को किया जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबका फंक्शनिंग है जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई अगर है कोई डाउट तो मुझे भी आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने इस्तेमाल बोला कि यहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रजिस्टर की क्या क्या खासियत है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये नॉन वोलेटाइल है, ये टेम्परेरी स्टोर करता है, CPU के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब है कि ये बहुत तरह तरह के बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत तरह तरह का रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे AC
एक्यूमुलेटर इसको हम लोग कहते हैं फुल फॉर्म में। एक्यूमुलेटर भी एक तरह का रजिस्टर है। ये कैसा रजिस्टर है दोस्तों? तो जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है, याद रखिएगा, जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट जो स्टोर करेगा, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो स्टोर करेगा वो हमारा एक्यूमुलेटर में आता है, डेटा रजिस्टर। अब मैं आपको सब कुछ यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर को बोला भाई 2 + 2 - 1 करके दिखाओ, ठीक है? तो 2 + 2 स्टोर कैलकुलेट तो किया, तो ये कैलकुलेशन यानी कि आधा अधूरा रिजल्ट है, पूरा रिजल्ट तो है नहीं। तो ये 2 + 2 का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इस टाइप, इस रजिस्टर में जाके स्टोर हो गया होगा, ठीक है? डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या होता है? डेटा रजिस्टर कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये 2 क्या है, किसको जोड़ने बोल रहा है? इस 2 डेटा को जोड़ने बोल रहा है ना भाई। तो वो डेटा कहां रहा होगा? तो वो मेरा डेटा रजिस्टर में रहा होगा। तीसरा है AR, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? ये 2 जो है, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क या में क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक सेक्टर बने होते हैं। तो भाई ये 2 किसी, मान लो इतना बड़ा हार्ड डिस्क है, ये 2 कुछ बिट का डेटा ले रहा है। अब 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मेरा, मान लो कि 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है और यहां पे एक छोटा सा डेटा चाहिए, कैसे ढूंढेगा? तो ये 2 जो है, मान लो कि फलाना ये इस एड्रेस में AX नाम के एड्रेस में ये स्टोर रहा होगा। तो ये एड्रेस बताएगा कि भाई डेटा यहां पर है। तो ये एड्रेस कहां स्टोर रहेगा? तो एड्रेस हमारा यहां पे स्टोर रहेगा, ठीक है? एड्रेस हमारा यहां पे स्टोर रह जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसको MAR भी कह सकते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी। समझ में आ रहा है? एकदम तरीके से समझिएगा, बहुत जीरो लेवल पे समझा रहा हूं और बहुत इजी लेवल पे समझा रहा हूं। यहाँ पे हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हर बच्चा, आप कितने भी जीरो लेवल पे हो, आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो नहीं हो, डजेंट मैटर, मैं पूरा जीरो से यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों आगे की बात करते हैं। सर PC क्या है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या स्टोर होता है? तो प्रोग्राम काउंटर में हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। क्या? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? माइनस करना। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? माइनस करना। तो वो कहां स्टोर रहा होगा? वो इसमें स्टोर रहा होगा, ठीक है? फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर इसी का है, यही इसी का दूसरा नाम है मेमोरी डेटा रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है? अब इंडेक्स रजिस्टर में क्या होगा? बहुत सारा ऑपरेंड का काम होना है, प्लस होना है, माइनस होना है, गुना होना है, भागा होना है, बहुत तरह का काम होना है। तो इसकी एक इंडेक्सिंग बनेगी, इसके एड्रेस की एक इंडेक्सिंग बनेगी, ठीक है? 1 नंबर 2 नंबर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा एक्सेसिंग जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है भाई, अगर आपके कंप्यूटर कॉपी में इंडेक्स बना हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 है इस पेज में है, चैप्टर नंबर 2 है इस पेज में, चैप्टर नंबर 3 है वो इस पेज में, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको बुक के शुरू में ही मिल जाता है तो आप क्या करते हो? आसानी से तुरंत पेज नंबर 25 में यानी कि उस चैप्टर में आप जंप कर जाते हो। इंडेक्सिंग अगर करी गई है किसी भी चीज की, इंडेक्सिंग बारे में आगे हम पढ़ेंगे, डेटाबेस का एक बहुत अच्छा टर्म है। तो इंडेक्सिंग किसी भी चीज की करी गई है तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेसिंग स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। आप बुक में जाते हो, तुरंत इंडेक्स देते हो, भाई मुझे चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 कहाँ है? पेज नंबर 37 में। चले जाते हो पेज नंबर 37 में और जाके उस चैप्टर को पढ़ लेते हो। तो यही चीज है यहाँ पर इंडेक्सिंग। इंडेक्स रजिस्टर जो हर ऑपरेंड का क्या करता है? इंडेक्स बना के, ऑपरेंड एड्रेस का इंडेक्स बना के रखता है, ठीक है? तो ये हो गया इंडेक्स रजिस्टर। बफर रजिस्टर, बफर का मतलब ही है कि कैलकुलेशन के दौरान हम लोग बोलते हैं ना कि क्या, जब बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है तो कुछ समय के लिए क्या करेगा ना कि होल्ड करेगा, ठीक है? आप इसको ऐसे समझ लो कि 2 + 2 जा रहा है, 2 + 2 जा रहा है, फिर -2 जा रहा है। तो इस दौरान भी थोड़ा देर के लिए भाई काम करो, मेरे पास बहुत सारा डेटा हो गया, थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको पकड़ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा देर के लिए पकड़ देता है। बफर रजिस्टर बफरिंग का काम करता है, ठीक है? यानी कि जब A से B में जा रहा है कोई चीज, A से B में जब कोई भी चीज जा रहा है मान लो, ठीक है? तो अब A से B को बहुत सारा चीज भेज रहा है। अब क्या बोला B? अब B या कोई भी A क्या बोल रहा है कि सर मेरे पास ना बहुत सारा डेटा हो रहा है। तो ये क्या बोला? लो भाई एक बफर मेमोरी लो C। अगर तुमको लोड ज्यादा पड़ रहा है तो कुछ समय के लिए इसमें रख दो ना, फिर तुम ले लेना। ए को भी बोला कि ठीक है यार, तुम्हारे पास अगर ज्यादा डेटा हो गया है या भेजने में तुमको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा देर के लिए यहां पर रख दो ना, फिर बाद में तुम एक्सेस कर लेना। तो यही है बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर क्या होता है कि जब कैलकुलेशन के दौरान बहुत बल्क ऑफ डेटा हो जाता है, बल्क ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो थोड़ा देर के लिए टेम्पररी होल्ड कर दिया जाता है। किसमें? तो हमारा बफर रजिस्टर में। काइंड ऑफ ये डेटा रजिस्टर ही होगा, ठीक है?
तो बफर में क्या होता है, तो टेम्पररी कैलकुलेटिव डेटा जो है, टेम्पररी जो डेटा होता है वो मेरा स्टोर किया जाता है, यानी कि ऑन द प्रोसेस जब डेटा चलता है, जब कैलकुलेशन का काम चलता है, उस दौरान जो है वो मेरा बफर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यही है बफर का काम। तो दोस्तों ये सारे रजिस्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे रजिस्टर हैं, मुख्यतः ये कुछ रजिस्टर हैं जो आपको जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो रिजल्ट को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर, इंटरमीडिएट भी लिखा रहे तभी मच गुड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रजिस्टर है, एग्जाम में दो तरह से पूछा गया है कि रिजल्ट कौन स्टोर करता है या इंटरमीडिएट रिजल्ट कौन स्टोर करता है, तो आंसर आपका हो गया एक्यूमुलेटर। इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो डेटा को स्टोर करता है, तो डेटा रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। कौन सा है जो एड्रेस को स्टोर करता है, कौन सा है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, तो पीसी हमारा प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर वाला और ये वाला, ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है एग्जामिनेशन में। रिजल्ट कौन स्टोर करेगा या इंटरमीडिएट रिजल्ट कौन स्टोर करेगा, तो एक्यूमुलेटर करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन स्टोर करेगा दोस्तों, तो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। ये दो चीजें हैं जो ज्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, लिख लेना कहीं डाल, एकदम सिंपल सा समझ लो। रजिस्टर क्या करता था, मैंने बताया था कि जब ऑपरेशन होता था तो रजिस्टर का काम था दोस्तों, सिंपल सा बात, जो कैलकुलेशन चल रहा है या जो भी ऑपरेशन चल रहा है कुछ समय के लिए उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना, स्टोर करना। तो वहां बहुत तरह का काम अंदर में चलता है, आपको तो देखने में कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन वहां मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन चल रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का ये बकेट बना दिया, अलग अलग तरह का रजिस्टर बना दिया। ठीक है भाई, हम ये काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टोर करना, जाओ भाई एक्यूमुलेटर वाले डब्बे में चल जाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, तो माइनस करना, चलो जाओ भाई तुम पीसी वाले बकेट में चले जाओ। क्या है भाई, एक डेटा है, दो डेटा है, 4 डेटा है, 5 डेटा है, ए डेटा है, बी डेटा है, कहां जाओगे, चल जाओ भाई डेटा रजिस्टर में तुम। तो ऐसे करके हर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे रजिस्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। देखो टेक्निकली अगर देखा जाए ना, इसको समझने, ये नाम आपने देख लिया, इसको समझने से पहले इस टर्म को पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब वो टाइप जो है वो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में ये कुछ टर्म है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर की फंक्शनिंग है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट की बात करेंगे, या फिर हम लोग बैंडविड्थ की बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिख भी दिया है, या क्लॉक स्पीड की बात करेंगे दोस्तों, या फिर हम लोग वर्ड लेंथ की बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट सबसे पहले बात करते हैं, क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन सेट है तो यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, विच प्रोसेस अंडरस्टैंड, प्रोसेसर अंडरस्टैंड कह सकते हैं, प्रोसेसर अंडरस्टैंड। ये भी हम लिख ही देते तो सही था, ठीक है, टाइम लग रहा है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि कितना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर समझ सकता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर कितना समझ सकता है, एक सेकंड में साइड हट जाता हूं, देख सकते हो लास्ट वाला आप लोग। इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग क्या कहते सकते हैं, पूरा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, तो बैंडविड्थ कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स को, बिट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है भाई टोटल हम 1000 इंस्ट्रक्शन दे दिए, 1000 गाना सुनाओ तो हमें चैट करके दिखाओ, हमें यूट्यूब दिखाओ, ये बहुत सारा, तो वो सब चला गया, जितना भी इंस्ट्रक्शन दे दिया वो चला गया इंस्ट्रक्शन सेट में, कि भाई मैंने इतना तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ऐड करके दिखाओ, तो हमें वर्ड में काम करके दिखाओ, हमें सॉन्ग प्ले करके दिखाओ, हमें गाना सुना के दिखाओ, हमें चैट करके, ये सारा हो गया बहुत तरह तरह का इंस्ट्रक्शन, तो उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। अब हर इंस्ट्रक्शन का अलग अलग पद्धति होगा, अलग अलग तरह से काम करेगा, तो हर इंस्ट्रक्शन को काम करने में जितना बिट की आवश्यकता पड़ेगी उसे ही उसका बैंडविड्थ कहा जाता है। नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, जैसे गाना सुनना एक सिंगल इंस्ट्रक्शन हो गया, तो उस
सिर्फ गाना सुनने में कितना बीट जरूरत पड़ रहा है, वो उसका बैंडविड्थ हो गया। हमें चैट करना है, एक प्रोसेस हो गया, और चैट करने के दौरान कितनी बीट की आवश्यकता पड़ रही है, वो उसका बैंडविड्थ हो गया। तो ये हो गया बैंडविड्थ। ठीक है, आई होप सो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड से हट जाता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। अगला बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। सर क्लॉक स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों अगला हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑपरेशन पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितना काम करता है, वही उसकी क्लॉक स्पीड कही जाती है। ठीक है, यानी कि प्रोसेसर की जो स्पीड, जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये इतने स्पीड से काम कर रहा है, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड कहते हैं। टेक्निकली ये क्या होता है कि ये हमें किसी भी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड हमें ये बताती है कि पर सेकंड में ये कितना ऑपरेशन कर सकता है। भाई 2 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन, 100 ऑपरेशन, कितना ऑपरेशन कर सकता है। ऑपरेशन कहने का मतलब वही फंक्शनिंग, तो कितना फंक्शन पर सेकंड कर सकता है, वही उसका क्लॉक स्पीड होता है। और इसे हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोसेसर जब आप लोग परचेज करते हैं, या तो मेगा हर्ट्ज या तो गीगा हर्ट्ज में प्रोसेस देखते हो, लिखा होता है स्पीड उसका मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। तो टेक्निकली ये यूनिट है इसका, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। और ये बताता है क्या, तो इसकी क्लॉक स्पीड को बताता है। क्लॉक स्पीड कहने का मतलब है कि भाई 1 सेकंड में वो कितना ऑपरेशन कर सकता है, वही उसका क्लॉक स्पीड होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्पीड किस में मेजर किया जाता है, तो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और प्रोसेसर की स्पीड किसे कहते हैं, तो क्लॉक स्पीड को ही उसकी स्पीड, क्लॉक स्पीड ही है जो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करता है या बताता है। और इसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज में यानी मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में इसे हम लोग मेजर करते हैं। एक बार देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, बोर्ड पे देखिए और मेरी बातों को सुनिए। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच प्रोसेसर अंडरस्टैंड, यानी एक प्रोसेसर कितना सारा इंस्ट्रक्शन समझ सकता है, उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, पर सिंगल इंस्ट्रक्शन में कितना बीट की आवश्यकता पड़ रही है, वो उसका बैंडविड्थ है। क्लॉक स्पीड क्या है, पर सेकंड में कितना ऑपरेशन हो रहा है, वो उसकी क्लॉक स्पीड हो गई। ठीक है, चलिए यहां तो अब अगला जो टर्म है वो क्या है हमारा, तो याद रखिएगा अगला वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होता है वो देखिए दोस्तों। आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है 8 बिट प्रोसेसर, ठीक है, कहीं लिखा होता है 16 बिट प्रोसेसर, कहीं लिखा होता है 32 बिट, 64 बिट, ऐसा करके। तो 8, 16 बिट यही इसका वर्ड लेंथ होता है। यानी कि इसकी जो डेटा रखने की क्षमता है वो 8 बिट है। एक समय में जब डेटा वो प्रोसेस कर रहा है तो कितना, तो 8 बिट लेंथ डेटा है वो एक बार में प्रोसेस करके दे रहा है। जो 16 बिट वाला है वो वर्ड लेंथ किसका कितना है, यानी डेटा लेंथ कितना है, तो वो 16 बिट का डेटा प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, 32 बिट है, यानी एक बार जब कर रहा है तो 32 बिट डेटा को परफॉर्म कर रहा है। यानी नंबर ऑफ डेटा बिट कितना है वो मुझे बताता है कौन, तो वर्ड लेंथ बताता है। इसीलिए लिखा रहता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो ये था दोस्तों यहाँ पे पूरा टर्मिनोलॉजी, इंस्ट्रक्शन सेट, बैंडविड्थ, क्लॉक स्पीड और वर्ड लेंथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 8 बिट प्रोसेस है तो वो कितना करेगा, तो 8 डेटा बिट परफॉर्म करेगा। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो 16 डेटा बिट परफॉर्म करेगा। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो 32 डेटा बिट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यही इसका फंक्शनिंग है। ये सारा टर्मिनोलॉजी मैं उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, अब ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप पे। ठीक है, बेसिकली ये कैटेगरीज बांटा गया है, सिस्क और रिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और रिसेंटली आया यानी लेटेस्ट जो आया वो एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। कहने का मतलब क्या है, ये ना उसके ऑपरेशन करने के आधार पे कैटेगरी बांटी गई, वो कैसे काम करता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फास्ट है, तो सबसे मतलब पैरेलल जो कोई भी काम, अगर मान लो कि एक काम हो रहा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे 10 काम एक साथ हो रहा है, तो वो ज़्यादा फास्टली काम करेगा ना। तो सबसे अगर बेस्ट कहा जाए यानी सबसे फास्ट तो हमारा इपिक वाला है।
ठीक है, ये बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटर में ये मैकेनिज्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारा जनरली जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसमें दो ही तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, एक रिस्क का और सिस्क का। नाम से ही मालूम है क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, यानी कहने का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है, नंबर ऑफ साइकिल जो है जिसमें कम होगा, वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन है। यानी जो रिड्यूस होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू सिस्क का, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो होता है वो थोड़ा सा स्लो करेगा कंपैरिजन रिस्क का, और उससे भी फास्ट होता है हमारा इपिक। तो ये तीन मैकेनिज्म पे काम करता है सीपीयू, जितना भी हम लोग सीपीयू देखते हैं, रिस्क, सिस्क और इपिक पे, ठीक है। जनरली हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो है ये दोनों पे है। तो जो लग रहा है आपको ज़्यादा फास्ट, अभी लेटेस्ट जो i3, i7, i5 पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो किस पे काम कर रहा था, रिड्यूस पे काम कर रहा है। इससे पहले जो था वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पे काम करता है। तो रिस्क और सिस्क इस आधार पे कि भाई वो कितना इंस्ट्रक्शन को समराइज कर रहा है, यानी कि कितना क्लॉक साइकिल को वो कम कर रहा है, कितना क्लॉक साइकिल को वो कम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है कम कर देगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा फास्ट होगा रिस्क वाला कंपैरिजन टू सिस्क वाला। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाएगा कौन सा फास्ट है कौन अच्छा है, वो भी आप जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया भाई टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा दोस्तों, आप ये भी देखते होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस तरह से कोर में लिखा होता है, ठीक है। दो चीज़ आप देखते हैं कि सर पहले होता डुअल कोर था, आजकल के डेट में लोग देखते हैं i3, i5, i7, अभी i9 मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी जनरेशन होता है, इसमें भी आपने देखा होगा जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 7th जनरेशन, मोस्टली 10th जनरेशन तक हम लोग ये कंसिडर करते हैं इसको। तो देखो, जाहिर सी बात है किसी भी दौर में टेक्नोलॉजी का चीज़ है, मैंने कंप्यूटर वाले भी पार्ट में बताया था, जब जनरेशन, या जब हम लोग 5G का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी जनरेशन बताया था। तो दोस्तों ये क्या है, जाहिर सी बात है i3 से i5 ज़्यादा काम करेगा, i5 से i7 ज़्यादा फास्ट होगा, और i7 से i9 ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे वर्जन चेंज हुआ उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, ठीक है, यानी कि उसको डेटा प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो मेरा बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, जो कोर वाला चिप था ये मेरा पहले क्या था, मेरा सीपीयू चिप, यानी सिंगल कोर का आता था, ठीक है। तो सिंगल कोर, डुअल कोर, ये है डुअल कोर, ठीक है। ये है क्वाड का मतलब 4, ये हमारा 6 कोर, ये है ऑक्टा कोर, ऑक्टा का मतलब 8, और आजकल जो चल रहा है वो मल्टी कोर चल रहा है। क्या है ये कोरिंग सिस्टम, वो समझ लीजिए। सिंपल सा बात है, कोर आप हमें समझ लीजिए, ठीक है, एक इंसान को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर एक आदमी है और उसको हम 10 काम करने के लिए बोल रहे हैं, वो संभाल पाएगा क्या, नहीं समझ। तो सिंगल कोर में क्या होता है, जो प्रोसेसिंग जो काम होता है, प्रोसेस करना हो, वो एक ही पर लोड पड़ जाता है। लो भाई सब तुम करो, तुम भी यही करो, तुम भी यही, सब एक आदमी पर लोड पड़ गया। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई 10 ही तक ना हम कर पाएंगे, 11वां काम दो, हम बस फैल जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ होगा। तो सिंगल कोर में क्या होता था, थोड़ा स्लो होता था। अब ये बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं ना कि लोड को 2 भाग में बांटते हैं, तो वो बना डुअल कोर, कि नहीं भाई कुछ काम ये करेगा, कुछ काम ये करेगा, कुछ जो तुम्हारा क्षमता है तुम करो, तुम्हारा क्षमता तुम करो। तो वो थोड़ा सा फास्ट हुआ। अब इससे भी फास्ट, सिंपल सा बात है भाई, याद करना एक दौर में, छोड़ो ना, मोबाइल में याद रखना। पहले क्या होता था, 1-2 ऐप चलता था, काम हो गया। अब क्या है भाई, मल्टीपल ऐप एक साथ चलाते हो, ठीक है, बहुत सारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, दिस दैट, बहुत कुछ चला रहे हो। तो सिंपल सा पहले क्या था कि कम काम होता था तो सिंगल कोर में काम चल जाता था, लेकिन आज हम लोग मल्टीपल काम करते हैं। तो वही सिंगल कोर, फिर 2 कोर, यानी 2 आदमी बटा, फिर 4 आदमियों को वो काम दिया गया, फिर 6 आदमियों को दिया गया, फिर 8, और आजकल जो अभी चल रहा है वो मल्टी कोर का कॉन्सेप्ट। आप देखना लिखा रहता है सीपीयू में मल्टी कोर प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जब भी अगर लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आपको ये चीज़ देखना है कि ये जितना लेटेस्ट ले सके, हाँ, लेकिन ये भी होता है ये जितना लेटेस्ट बढ़ेगा इसका बजट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है आपको। और इसका भी जनरेशन आता है। उदाहरण के तौर पे अगर i3 का 10th जनरेशन है और i5 का जो फर्स्ट जनरेशन है, लगभग एक ही होगा, ठीक है। तो आप खरीदने के समय ये सब दिमाग लगा लेना, ठीक है, कौन सा ले रहा हूँ, कौन सा, अगर मान लो कि अगर i3 है 10th जनरेशन का हमको मिल रहा है मान लो कि 10,000 में, और i5 फर्स्ट जनरेशन का वो मिल रहा है 15,000 में, ठीक है भाई 10th जनरेशन है, लगभग बराबर, वही ले लेते हैं, छोड़ो आगे क्यों जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप जितना पैसा खर्च करोगे आपका लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, और लेटेस्ट वर्जन मिलेगा तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरह है जो प्रोसेसर काम करता है। 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटेल
इंटेल 4004 जो है वो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो इंटेल 4004 है जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा पॉइंट और मैं आपको बता दूं यहाँ दोस्तों, इंटेल 4004 है जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये मेरा CPU होता है, ठीक है, और ये जस्ट बगल में आपको मालूम है कि कैचेज मेमोरी था, मेमोरी हिरार्की मैंने बताया है, और ये रैम था और ये फिर हार्ड डिस्क था। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जाता है, रैम से कैच में जाता है, कैच से CPU में आता है, CPU फिर परफॉर्म करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में जिक्र किया है। तो दोस्तों ये जब प्रोसेसर जब डेटा लेता है, ठीक है, प्रोसेसर जब डेटा लेता है जिससे हम लोग कैरी इन कहते हैं, कैरी इन इंस्ट्रक्शन जब होता है तो इससे हम लोग फैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फैच या फैचिंग कहते हैं। तो जब कैरी इन होगा इंस्ट्रक्शन, जिस CPU जब इंस्ट्रक्शन लेगा उसे फैच कहते हैं। CPU जब प्रोसेस करता है या ऑपरेशन जब करेगा, CPU जब प्रोसेस करेगा या ऑपरेशन करेगा दोस्तों, उसे हम लोग डिकोड करना कहते हैं, उसे हम लोग डिकोड करना कहते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन करता है उसे डिकोड करना है। अब CPU जब काम करके जब रिजल्ट इसको ट्रांसफर करता है, लो भाई काम हो गया, उसे हम लोग कैरी आउट कहेंगे। ठीक है, कैरी आउट, जनरली ये काम क्या कर रहा है? कैरी आउट। तो कैरी आउट को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूट करना। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट करना कहते हैं। तो सिग्नल लेगा या इंस्ट्रक्शन लेगा तो कैरी इन इंस्ट्रक्शन करेगा, उसे फैच करना कहते हैं। उस इंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेशन करेगा, उसे हम लोग डिकोड कहते हैं। और फिर जब रिजल्ट उसको रिटर्न कर रहा है आगे तो उसे हम लोग एग्जीक्यूट करना कहते हैं। तो ये भी टर्मिनोलॉजी, कैरी इन क्या होता है, कैरी आउट क्या होता है, फैच क्या होता है, ये सब चीजें भी है जो आपको यहाँ पे समझना था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंफॉर्मेशन थोड़ा सा डेप्थ तक मैंने देने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो छोटे छोटे चीज़ थे जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट अबाउट माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ जिक्र कर दिया। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। और अपना हर बच्चा, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो, जिससे मुझे ये एहसास होगा कि आप तक मेरी मैसेजेस कैसे पहुँच रही है। ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आगे वाले इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करूँ वो उसको मैं ऐड ऑन करके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।